वेलकम बैक एवरीवन। जय हिंद आप सभी को। ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? तो ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य आपके थे दादा भाई नौरोजी थे। ये 1892 में जो ब्रिटिश की लिबरल पार्टी थी, कौन सी पार्टी थी? लिबरल पार्टी। 1892 में उससे ये चुनाव जीते थे। और ये ऐसे भारतीय थे, जब सोच लीजिए कि पूरे भारत में ब्रिटिश आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से हर एक चीज़ से पूरी तरह से हावी है पूरे भारत पर। उस समय एक भारतीय संसद चुना जाता अपने आप में एक बहुत बड़ी ये बात थी। इन दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। आप कापी और कलम से इसको नोट करते जाइएगा। हो सकता है हमारे पास स्लाइड कम है तो यहाँ पे हम कम लिखेंगे। तो 1800 पहला इन्होंने 1886 में कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। उसके बाद 1893 में इन्होंने किया था कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता। उसके बाद 1906 में इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। 1906 में इनके द्वारा जो शब्द दिए गए थे, प्रस्ताव शब्द पारित किए गए थे, ये थे आपके स्वराज। लिखते जाइएगा, स्वराज, स्वदेशी, और एक आपका था बहिष्कार, और एक आपका ये राष्ट्रीय शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा, ये जो शब्द इसमें से इम्पोर्टेंट है एग्जाम के नज़र से, ये था स्वराज्य। स्वराज्य अगर पूछे किसके द्वारा दिया गया था तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। स्वदेशी, और ये आपका बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। दादा भाई नौरोजी की जो प्रसिद्ध पुस्तक है, जो बार बार एग्जाम में पूछी गई है, वो पूछी गई है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसे द वेल्थ ऑफ नेशन थियोरी भी कहा जाता है, धन निष्कासन का सिद्धांत। इन्होंने, इनके द्वारा, ये पारसी समुदाय से थे दादा भाई नौरोजी। कौन से समुदाय से बिलोंग करते थे? पारसी समुदाय से। और इन्होंने रोस्त गुफ्तार और वॉइस ऑफ इंडिया नामक 2 साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया था, ये पारसियों के लिए। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इनसे जुड़े मैंने पूरा कोशिश किया कि दादा भाई नौरोजी से जुड़े जितने भी कंटेंट बनने लायक थे, मैंने कंटेंट इसमें आपको दे दिया है। अब आगे के प्रश्न को देखते हैं। वाइड एंगल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वाइड एंगल पुस्तक आपकी ये अनिल कुंबले के द्वारा लिखी गई थी। वाइड एंगल पुस्तक। सुनील गावस्कर की जो पुस्तक है, ये है आपकी ये सनी डेज। ये सनी डेज, जो इसके इनके नाम से याद रख सकते हैं सुनील गावस्कर की। ये सनी यानी सनी मतलब सुनील, तो ये सनी डेज इनकी पुस्तक। सेनवार्न की जो फेमस पुस्तक है नो स्पिन। नो स्पिन, आपको पता है कि सेनवार ऑस्ट्रेलिया के बहुत अच्छे स्पिनर थे। हरभजन सिंह, इनको भारत का टर्मिनेटर भी कहा जाता है। तो इन्होंने अपने ही थियरी पे इन्होंने लिख दिया द टर्मिनेटर। तो टर्मिनेटर नाम से जब आपको पूछेगा पुस्तक कोई, तो हरभजन सिंह की पुस्तक होगी। अनिल कुंबले का वाइड एंगल होगा। सुनील गावस्कर का आपका ये सनी डेज होगा आपका। इसमें अन्य प्रसिद्ध खिलाड़ियों को, क्रिकेटरों की पुस्तकों का हम जिक्र कर लेते हैं। ए प्लेइंग इट माई वे, ए प्लेइंग इट माई वे, इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। इन्होंने सचिन तेंदुलकर ने लिखा है। अन्य पुस्तकों में बात करें, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये सौरभ गांगुली की पुस्तक है, इसे याद रखिएगा। स्टेट ड्राइव आपका ये सुनील गावस्कर की भी पुस्तक है। स्टेट ड्राइव भी आपका सुनील गावस्कर का ही पुस्तक है। युवराज सिंह की पुस्तक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। जब युवराज सिंह को कैंसर हो गया था, उस वक्त भी वो 2011 का वर्ल्ड कप खेल रहे थे, तो उन्होंने अपने कैरियर के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में अपनी बायोग्राफी लिख दी, द टेस्ट ऑफ माई, अपनी जो पुस्तक है लिख दी, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। इसमें और प्लेइंग टू विन, ये भी फेमस पुस्तक याद रखिएगा। प्लेइंग टू विन, ये साइना नेहवाल आपकी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ये इनकी पुस्तक है प्लेइंग टू विन। मेजर ध्यानचंद की आपको पता है कि गोल है, उन्होंने गोल नामक पुस्तक लिखी है। तो ये जितने क्रिकेटर की फेमस पुस्तकें थी, उसमें अभी तक जो कंटेंट है मैंने रखा है, आगे इसमें और ऐड करते हम जाएंगे।
चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग का कार्यकाल आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। सेम इसी तरह से आपका इलेक्शन कमीशन जो अनुच्छेद आपके 324 में दिया है, इलेक्शन कमीशन का सेम यही प्रोसेस है। भाग 15 में आपका इलेक्शन कमीशन दिया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 15 में आपके 324 से आपका इलेक्शन कमीशन दिया है। इसमें इलेक्शन कमीशन में आपके एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा प्लस 2 इसमें जो होंगे और चुनाव के सहायक जो होंगे वो लोग होंगे। कुल टोटल 3 लोग होते हैं मुख्य इलेक्शन कमीशन में, और इनका भी कार्यकाल सेम होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो अनुच्छेद में जिक्र किया गया अनुच्छेद 148 में किया गया है। इसमें आर्टिकल 148 में किया गया है। और ये क्या करता है, राज्य और केंद्र के बीच जो खातों का लेखा जोखा होता है वो राज्य का रहेगा तो राज्यपाल को देगा, और केंद्र का रहेगा तो राष्ट्रपति को सौंपेगा। तो याद रखिएगा इसका कार्यकाल किसमें कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष का मतलब ये होगा, अगर उसकी मान लीजिए अगर 62 साल एज है और वो CAG बनता है महालेखा में परीक्षक, तो 62 में 3 आप जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा, तो वो रिटायर हो जाएगा। वो 65 साल उसकी उम्र पूरा हो गई। या मान लीजिए 6 साल उसका कार्यकाल पूरा हो जा रहा है, कम में इसका है 6 साल कार्यकाल पूरा, तभी वो रिटायर। इसीलिए यहाँ पे 6 वर्ष या 65 वर्ष दिया गया है। सेम इलेक्शन कमीशन का भी यही होता है प्रोसेस, और इसे हटाने के लिए जो प्रोसेस होता है वही प्रोसेस होगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक का। जो भारतीय मुख्य न्यायाधीश को हटाने का प्रोसेस होता है, सेम प्रोसेस यही आपका हटाने का महानियंत्रक लेखा परीक्षक का होता है। लिंगानुपात से तात्पर्य, लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है? तो इसमें ध्यान देखिए कि 15,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या प्रति 11,000 पुरुषों पर प्रति महिलाओं की संख्या। तो इसमें से होगा 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो इस समय भारत में प्रति 1,000 पुरुषों पर, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, तो 943 है। और ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, और 2001 की जनगणना के अनुसार ये लिंगानुपात जो था 933 था। तो इसे याद रखिए। अगर सबसे कम पूछेगा लिंगानुपात, चाहे वो यूनियन टेरेटरी हो, केंद्र शासित प्रदेश हो या राज्य, सबको मिला के अगर पूछेगा तो वो है दमन दीव का। ये कहाँ पर आपका, दमन दीव। ये आपको पता है कि ये गुजरात के आसपास है, और यहाँ पे औद्योगिक, ये गुजरात के आसपास है, ये औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर ज़्यादा है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग, पुरुषों की जो आबादी है प्रबल है, क्योंकि अन्य राज्यों से यहाँ पे काम करने के लिए लोग जाते हैं। तो वहाँ पे सबसे कम आपका लिंगानुपात है, लगभग 1,000 पुरुषों पर 619 या 679 महिलाएं हैं। तो सबसे कम लिंगानुपात आपका दमन दीव का है। और रीजन क्या है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कार्यबल के नाते पुरुषों की आबादी वहाँ पे ज़्यादा है, अन्य राज्यों से भी पुरुष वहाँ पे जाते हैं काम करने के लिए। औद्योगिक क्षेत्र आपको वहाँ पे अच्छा खासा है। 2026 शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया? 2026 शीतकालीन ओलंपिक आपका जापान में आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा? जापान में, जापान के नगोया में। इससे ओलंपिक से जुड़े अन्य तथ्यों में जान लेते हैं हम। सबसे पहले देखिए, ओलंपिक जो है आपका, इसकी स्थापना होती है 1894, और 1894 इसकी स्थापना होती है एथेंस ग्रीस में। 1896 में इसकी शुरुआत हो जा रही है ओलंपिक की। भारत ओलंपिक में शिरकत कब कर रहा है? 1900 में। कब शिरकत कर रहा है? 1900 में। ये कोई अपने तरफ से शिरकत करने वाले कोई एंग्लो भारतीय थे। एंग्लो भारतीय होते हैं जिनकी माता या पिता में से कोई एक विदेशी होंगे। तो ये एंग्लो भारतीय थे, ये 1900 में। तो भारत ओलंपिक में कब शिरकत करता है? 1900 में। हाँ, ओलंपिक को लेकर हमारे अंदर एक ये है कि 4 साल में हर बार ओलंपिक नहीं, ओलंपिक 2 साल में होता है। और ओलंपिक एक ग्रीष्मकालीन होता है और एक शीतकालीन होता है, और ये 2-2 साल पर होते हैं। तो ओलंपिक शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन के बीच जो समय का डिफरेंस होता है वो 2 वर्ष होता है। कितना वर्ष होगा? 2 वर्ष होता है।
प्रत्येक वर्ष भाला दिवस अगस्त में कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष भाला दिवस अगस्त में आपके 7 अगस्त 2020 को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 7 अगस्त 2020 से ये मनाया जा रहा है। 7 अगस्त 2020 से मनाया जा रहा है। इसमें रीज़न क्या है? तो हमें पता है कि हमारे देश में जो है ये गोल्डन बॉय है आपके नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा ये जुबिलियन थ्रो में 87.58 मीटर की लंबी दूरी तक भाला फेंके था और ये स्वर्ण पदक भारत के लिए लाए थे। तो ये 7 अगस्त के दिन ही फेंके, तो इसीलिए इसी दिन आपका भाला दिवस मनाया जाने लगा 7 अगस्त 2020 से। और ये 87.58 मीटर की दूरी फेंके थे भाला। ओलंपिक में भारत की भागीदारी क्या हुई? तो अभी आपको जिक्र किए थे पहले, इसके पहले वाले क्वेश्चन में, छठे सातवें पाँचवें छठे प्रश्न में। तो ये 1900 में भारत की 1900 में ओलंपिक में भागीदारी हुई थी। नीचे का स्लाइड थोड़ा देखिएगा, इसमें दिख नहीं रहा होगा। ऑक्सीजन के संपर्क में आने वाली एल्युमिनियम की धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके स्वतः हरे रंग की परत चढ़ा लेती है, जो इसे संक्षारण से बचाता है। क्या कहलाता है? ये देखिएगा यहाँ पे त्रुटि हो गया है। क्या कहलाता है, इसको लिख लीजिएगा, क्या कहलाता है। तो विस्थापनीकरण, थर्मिट प्रकरण, ग्लोबिनीकरण, ध्यान दीजिएगा इसमें। ये एनोडीकरण इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोडीकरण। हमें पता है कि जितनी भी धातुएं हैं सब ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं। ज़्यादा मैक्सिमम धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं। कुछ धातुएं जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती हैं, जैसे मान लीजिए आपका चांदी हो गया, यानी सिल्वर हो गया, और गोल्ड हो गया, ये धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती हैं। लेकिन इसमें कुछ धातुएं जो इनकी अभिक्रियाशीलता बहुत फास्ट होती है ऑक्सीजन से। तो जैसे पोटेशियम की अभिक्रियाशीलता बहुत फास्ट होती है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने की, उसके बाद सोडियम को होती है। तो इसीलिए इन सभी धातुओं को देखते होंगे आप केरोसिन में रखा जाता है, ताकि ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये बर्निंग ना हो, यानी जले ना। तो इनको केरोसिन में रखा था। वहीं अन्य धातुओं की बात करें, जैसे ठोस धातु में आप ले लेंगे तो एल्युमिनियम आ गया आपका, एल्युमिनियम। लोहा यानी Fe आ गया। उसके बाद चांदी ले लेते हैं, तांबा ले लेते हैं, कॉपर, Cu। तो ये जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं तो सब पे अलग अलग रंग की परत चढ़ने लगती है, और ये परत इनको संक्षारित करने लगती है। जैसे आप देखेंगे लोहे पर जंग लगता है तो लोहा खराब होने लगता है। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा, जब लोहे पर जंग लगता है तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लोहे पर जंग लगता है तो लोहे का भार बढ़ता है या घटता है? तो ये याद रखिएगा, लोहे का भार बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। तो इन सभी धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लोहे को आपको बचाना है अगर संक्षारण से, तो आप देखते हैं और उसको लोग पेंट करते हैं या ग्रीसिंग करते हैं। तो लोहे को फेमस बचाने के लिए एक पद्धति है जिसको बोलते हैं हम लोग ग्लेबलाइजेशन, यानी जिस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है उसी को बोलते हैं ग्लेबलाइजेशन, यानी जिंक की परत चढ़ाने को ही बोलते हैं। और ये लोहे को संक्षारित होने से बचाता है। और एल्युमिनियम स्वतः एक ऐसी धातु है जो अपने ऊपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हरे रंग की परत चढ़ा लेगी, जो इसे सेफ्टी एकदम सुरक्षा कवच बना देगी, जो इसको संक्षारण से बचाएगी। इसीलिए इसको बोलते हैं एनोडीकरण। वो कौन सी प्रक्रिया होगी? एनोडीकरण। इसीलिए आपको देखेंगे पोल और खंभों पर जो भी आपको दिखाई देगा सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम, मैक्सिमम जो तार दिखाई देता है हर जगह लगभग दिखाई देता है, एल्युमिनियम ही होता है। जो आपके हाई टेंशन वाले तार होते हैं जो घरेलू सप्लाई के लिए, तो ये एल्युमिनियम ही होते हैं, क्योंकि इन पर जंग कम लगता है और ये मित्रवत व्यवहार कर लेता है ऑक्सीजन से। इसीलिए इस जल्दी खराब नहीं थी। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एनोडीकरण बोलते हैं। दीपोरबिल झील भारत के किस राज्य में? दीपोरबिल झील आपके भारत के असम राज्य में। असम से जुड़े अन्य तथ्यों में जान लेते हैं आपका। यहाँ पर मानस राष्ट्रीय उद्यान है, नमेरी है। कौन सी? नमेरी राष्ट्रीय उद्यान है। असम में आपका बरसपारा क्रिकेट स्टेडियम है, बरसपारा क्रिकेट स्टेडियम आपका असम में, गुवाहाटी में। ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। असम में ये आपका विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुलिस
माजुलिस ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो असम में ही स्थित ब्रह्मपुत्र नदी में ही है। असम में ही आपका सबसे बड़ा भारत का जो सेतु है बोगीबील ब्रिज जो जिसे भूपेन हजारिका सेतु भी कहा जाता है, ये लोहित नदी पर बना है और लोहित ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इस तथ्यों को आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो ये 123 के तहत जारी कर सकता है। अध्यादेश क्या होता है? हमें पता है कि हमारे देश में कानून बनाने के लिए संसद और राज्यसभा है, यानी संसद के 3 अंग हैं। आपको पता है कि राज्यसभा है, संसद के 3 अंगों में राज्यसभा है, लोकसभा है और राष्ट्रपति भी है। कैसे राष्ट्रपति है? क्योंकि पता है कि कोई भी बिल जो होगा आपका लोकसभा में लाया जाएगा, उसको पारित करने के बाद राज्यसभा में भेजा जाएगा, राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति उसको मंजूरी करेगा तो वो कानून बन जाता है। लेकिन सब बिलों में इस तरह नहीं होता है, सभी कानूनों में सबका अलग अलग अपना प्रक्रिया होता है। तो ये संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति हैं। तो मान लीजिए कोई भी कानून नियम बनाना है तो संसद का सत्र चलता है अपना, अब वो समय के अनुसार चलता रहता है। मार्च अप्रैल से चलेगा, फिर इधर शीतकालीन वाला सत्र नवंबर में आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मान लीजिए सत्र के बीच में अगर छुट्टी है संसद का और वैसा कोई आपत्ति आ गई कि तुरंत कानून बनाना ही है, तो उस समय संसद सत्र बुलाना इतना आसान नहीं होता है। तो उस समय तत्काल राष्ट्रपति तुरंत अध्यादेश जारी कर देगा, और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा तो इसको ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल इन्हीं विषयों पर जारी करेगा जिन पर संसद कानून बना सकती है। ये नहीं कि कोई भी अध्यादेश जारी कर दे जिसका कानून बनने लायक नहीं हो। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा भी तो उन्हीं विषयों पर जारी करेगा जिन पर संसद कानून बना सकती है। तो ये अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की जो शक्ति है अनुच्छेद 123 में है। अनुच्छेद 123 में आपको पता है कि ये धन विधेयक है। धन विधेयक से संबंधित बिल जो भी आएगा ये आपका लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, सॉरी इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक हो गई है। जो धन विधेयक होगा अनुच्छेद 110 के तहत आएगा, बट वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाएगा और ये कोई केंद्रीय मंत्री या वित्त मंत्री पेश करेगा। हमने लोकसभा अध्यक्ष को बोल दिया था, उसके लिए सॉरी। तो ये जो विधेयक कोई केंद्रीय मंत्री या वित्त मंत्री के द्वारा ही सिर्फ और सिर्फ ये लोकसभा में पेश किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ये पेश किया जाता है। अनुच्छेद 110 ये लोकसभा में धन विधेयक का है। ठीक है, अनुच्छेद 108 संसद के सदनों की संयुक्त बैठक, इसमें प्रावधान है संसद के सदनों की संयुक्त बैठक, यानी कोई किसी बिल पर या किसी विधेयक पर कोई मतभेद हो गया दोनों संसद सदनों के बीच, जैसे लोकसभा और राज्यसभा के बीच, तो राष्ट्रपति को ये शक्ति है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत बुलाएगा। लेकिन राष्ट्रपति बुलाएगा तो उसकी अध्यक्षता नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। और ना ही उपराष्ट्रपति करेगा और ना ही प्रधानमंत्री करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेगा। लेकिन बुलाएगा कौन बैठक? राष्ट्रपति। और अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। ये बहुत डीप क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष ही, और बुलाएगा विधेयक को, संयुक्त बैठक को कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। इसे याद रखिएगा। अनुच्छेद 108 120 में आपका ये संसद में आपकी प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में प्रावधान है। थोड़ा मैं स्टार्टिंग किया हूँ पढ़ाने के लिए, थोड़ा सा इसमें त्रुटि होगी तो थोड़ा इसको मैनेज आप लोग कर लीजिए। कोशिश करेंगे कि इससे और बेटर सुधार करते जाएं दिन प्रतिदिन। जय हिंद।